औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप तमाम को इस सेशन में वेलकम करता हूँ, बिलखुसूस डॉक्टर जावेद आलम और डॉक्टर सादत हुसैन, इन दोनों को। आपने इंट्रोडक्शन में सुना कि हमारा ये सेशन 1 पॉइंट एजेंडा के तहत है और वो एजेंडा ये है कि स्टेट बजट प्रेजेंट होने वाला है। बाज़ स्टेट्स में जल्दी होगा और बाज़ स्टेट में थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन फरवरी से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, मतलब बजट प्रेजेंट करने की, और बजट फ्रेम करने का सिलसिला तो शुरू हो चुका है। द प्रोसेस हैज ऑलरेडी बिगन। स्टेट का जो बजट होता है वो हमारे टैक्स मनी से बनाया जाता है और स्टेट बजट में जहां हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की ओपिनियन को अहमियत दी जाती है, वहीं सिटीजन्स की ओपिनियन भी माने रखती है। और अवेयर्ड सिटीजन्स वो हैं जो गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं कि उनके लिए क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, उनके लिए क्या स्कीम्स होना चाहिए और उनके लिए फंड एलोकेशन कहाँ कैसे होना चाहिए। तो हम ये काम, यानी मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया, ये काम बहुत ही कम करती है, इसका अवेयरनेस नहीं है। हम समझते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जितना पॉसिबल हो सके हम थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। गवर्नमेंट जो अफर्मेटिव एक्शंस बनाती है उसमें एजुकेशन फील्ड में क्या हो, हम उसको सजेस्ट करें। हम इन जनरल एजुकेशन फील्ड में क्या होना चाहिए वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, बट इन पर्टिकुलर हम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या स्कीम्स होना चाहिए वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। जब मुस्लिम स्कीम्स की बात आती है तो सिर्फ दिमाग जाता है स्कॉलरशिप स्कीम की तरफ। स्कॉलरशिप स्कीम तो एक है और वो सीधा सीधा है, लेकिन स्कॉलरशिप स्कीम के अलावा भी बहुत ही क्रिएटिव टाइप के स्कीम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेट में किसी जमाने में एक स्कीम हुआ करती थी कि माइनॉरिटी यतीम बच्चों को फ्री शिप दिया जाता था और एक स्कॉलरशिप भी दी जाती थी, बल्कि उनको मेडिकल और प्रोफेशनल कोर्सेज में रिजर्वेशन भी दिया गया था जो आर्फन है। तो उसको हम बाज स्टेट में पेश कर सकते हैं, उसका रिवाइवल हो सकता है। फिर इसी तरह बाज स्टेट में जो बहुत ही बैकवर्ड एरिया होता है, उस बैकवर्ड एरिया के लोगों के लिए रिजर्वेशन होता है। तो हम बैकवर्डनेस की बुनियाद पे कुछ रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं, ऐसी स्कीम लाई जा सकती है। फिर जिस तरह आंध्र प्रदेश ने क्वालिटी स्कूल्स बनाए हैं, उस तरह की बात भी हम डिमांड कर सकते हैं। हम उर्दू स्कूल्स के लिए खास प्रोग्राम बनाने की बात कर सकते हैं। तो बहरहाल बहुत सारे प्रोग्राम हैं, हमारे एक्सपर्ट इस सिलसिले में रोशनी डालेंगे। उसके बाद हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि स्टेट में आप इस तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखें, कंसल्टेशन प्रोग्राम रखें, आप अपने दरमियान भी रखें और मिल्लत और समाज में जो लोग सोचने वाले हैं उनके साथ मिल बैठें और एक ड्राफ्ट तैयार करें। वो ड्राफ्ट आप गवर्नमेंट को सबमिट करें और अगर मुमकिन हो सका तो आप मीडिया को भी रिलीज कर सकते हैं और वही ड्राफ्ट आप हमको भी भेज सकते हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम कुछ सजेशन पेश करें। आज के इस मीटिंग के बाद अगर कुछ बात आती है तो हम मरकज में हम पेश करेंगे, स्टेट में हमारे स्टेट के पार्टिसिपेंट इंशाअल्लाह करेंगे।
तो इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद मैं इस डिस्कशन को ओपन करता हूं और हम पहले डॉक्टर जावेद साहब से सुनेंगे कुछ बातें, फिर उसके बाद डॉक्टर सादत साहब से सुनेंगे, उसके बाद हाउस ओपन रहेगा कंसल्टेशन के लिए। आप तमाम का फिर एक बार इस्तकबाल है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस मीटिंग को फल स्वरूप बनाए, इससे कुछ बेहतर नताइज हासिल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तनवीर साहब और फरीद। जैसा कि हम लोगों का प्लान है कि इस डिस्कशन से हम लोग कुछ स्ट्रेटेजीज बना पाएं ताकि एक बजट एडवोकेसी कर पाएं। तो सबसे पहले मैं मतलब प्रोसेसेस के बारे में थोड़ा बात करता हूं और प्रोसेसेस के बारे में बात करने के बाद कोशिश करता हूं कि कुछ जो प्रोसेसेस में हमें ज़रूरत है अपनी समझदारी बढ़ाने के लिए बजट को, उसके बारे में थोड़ा बात करता हूं और फिर जो भी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड नीड है माइनॉरिटी कम्युनिटी की, उसमें जनरल और स्पेसिफिक प्रोग्राम्स क्या हैं और फिर उसके बाद उसमें हम क्या चीज़ें जो है डिमांड कर सकते हैं। उसके अलावा फिर एडिशनल जो रिक्वायरमेंट है, जैसे तनवीर साहब ने कहा, उस पर हम बात कर सकते हैं। तो आमतौर से देखिए जो बजट मतलब एक एनुअल अफेयर है और ऐसा नहीं है कि जो बजट वर्क है वो हमारा सिर्फ प्रेजेंटेशन के टाइम में ही ख़त्म हो जाता है, बल्कि एक ये राउंड द ईयर प्रोसेस है। और इस पूरे बजट में अगर इसको डिवाइड करें हम, तो इसके 4 फेजेस हैं। तो जो हम अभी बात कर रहे हैं फार्मूलेशन फेज की बात कर रहे हैं, जिसमें बजट मेकिंग होती है। और आमतौर से जैसे तनवीर साहब ने बताया कि स्टेट्स के बजट आने वाले हैं, फिर कुछ फरवरी में आएंगे, कुछ मार्च में आएंगे, हो सकता है कुछ अप्रैल वगैरह में भी आए। तो यूनियन गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है वो फिक्स्ड है कि वो बजट 1 फरवरी को आएगा। और जो यूनियन गवर्नमेंट का मतलब मरकजी हुकूमत का और जो सूबाई हुकूमतें हैं, दोनों का बजट बनाने का प्रोसेस सेम है। तो आमतौर से जो है ये प्रोसेस बजट प्रेजेंटेशन से 6 महीना पहले शुरू हो जाता है और इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है स्टेट्स का या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो नोडल एक डिपार्टमेंट के तौर पे, मिनिस्ट्री के तौर पे काम करते हैं। और वो तमाम जो इदारे हैं, जो शोबे हैं और जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनसे उनके स्कीम या उनके इंस्टीट्यूशन के बारे में वो जो भी रिक्वायरमेंट है उसको वो मतलब एक बजट सर्कुलर में उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको भेजा जाए उनके पास। वो कंपाइल होता है और फिर वो बजट प्रेजेंट होता है। तो ये पूरा खासा एक 5-6 महीने का प्रोसेस है और इसमें काफ़ी काम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। और आप मान सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट 1 फरवरी को प्रेजेंट होने वाला है, तो इसका प्रोसेस सितंबर से ही शुरू हो गया था। और उसमें बजट सर्कुलर आने के बाद मिनिस्ट्रीज जो है क्लोजली जो नीचे के डिपार्टमेंट और जो नीचे जो है स्टेट्स में डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, उनके लाइन डिपार्टमेंट जो कहे जाते हैं, उनके साथ उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में वो लोग जो हमारे अखराजात होते हैं बजट के और जो मतलब एस्टिमेशन होता है उसको मंगवाते हैं जो हायर इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसी तरह से अगर आप बात करें कि अभी बजट 1 तारीख को प्रेजेंट हो जाएगा, तो उसका इनेक्टमेंट भी होगा और उस इनेक्टमेंट के बीच में जो हमारे डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होती हैं, तो वो जो है मतलब उस पे एक तरह से स्क्रूटनी करती हैं। जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स जाता है, जो डॉक्यूमेंट बन के जाता है, उसको डिमांड फॉर ग्रांट्स कहते हैं। तो उसकी स्क्रूटनी करते हैं पार्लियामेंटेरियंस। तो अभी तो एक मौका है कि अभी जो है मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी आस्क इनवाइट करेगी, डिमांड आप बना के भेज सकते हैं और देन फिर जब ये बजट प्रेजेंट हो जाएगा, तो उस बीच में भी एक विंडो रहता है कि अगर आपके पास एमएलएज और जो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे एमपीज हैं, उनके साथ भी एडवोकेसी की जाती है जब वो स्टैंडिंग कमेटी बैठती है। तो वो भी 1 महीने का पूरा रिगरस काम करते हैं। इसी तरह से जो है बजट प्रेजेंट होने के बाद बजट रिलीज होता है अलग अलग इदारों को और डिपार्टमेंट्स को। तो उसमें भी जो है एक अच्छा स्कोप रहता है कि अगर जो बजट स्टडीज कर रहे हैं, उन्होंने बजट फार्मूलेशन के टाइम में जो डिमांड किया, बजट प्रेजेंटेशन के बाद जो आया, फिर वो पूरे साल में खर्च कैसे हो रहा है, उसको उसकी भी मॉनिटरिंग करते हैं। तो वो भी एक जो है मतलब काम होता है बजट के प्रोसेस में। इसी तरह से फिर जब 31 मार्च तक पैसा खर्च हो जाता है,
तो जो भी हमारे ऑडिटिंग इंस्टीट्यूशन है, सीएजी या एजी ऑफिसेस स्टेट्स की, वो भी जो है उसकी ऑडिटिंग करती हैं। और उसमें दो तरह का ऑडिट होता है, परफॉर्मेंस और ऑडिट और सोशल ऑडिट। तो एक राउंड द ईयर काम है जो लोग मतलब बजट एडवोकेसी करते हैं, तो वो पूरे साल मतलब इंगेज जब होते हैं तो कुछ चीजें हम मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब एक्सेस लेवल को या जो लोगों को उसका फायदा पहुंचे उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। आमतौर से जब हम बात करते हैं बजट के बारे में, तो बजट बेसिकली एक तरह से जैसे तनवीर साहब ने कहा कि हमारे टैक्सेस के पैसे से बनाया जाता है, बिल्कुल सही है कि बजट जो है वो हमारे टैक्स, नॉन टैक्स, उसके अलावा फिर आजकल हुकूमत काफी बड़े मतलब मिकदार में कर्जे भी लेती है, तो काफी बजट डिफिसिट भी रहता है आजकल। अगर आप देखें तो ज्यादातर स्टेट बजट जो है वो कम से कम जो उनका एक्चुअल बजट है उसका 30-40% वो बोरो भी करती है, मतलब टैक्स, नॉन टैक्स और जो दूसरे जराए हैं उनसे इकट्ठा करने के बाद। लेकिन ये खर्चा होता कैसे है? तो आमतौर से हुकूमतें, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल की हूँ या स्टेट की हूँ, वो अपने पैसे इस स्कीम के थ्रू खर्च करती हैं या फिर वो इंस्टीट्यूशन बनाती हैं। तो उसका मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप एजुकेशन की बात करें तो समग्र शिक्षा अभियान एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो स्कूलों को सपोर्ट करता है। बट साथ साथ हुकूमत जो है वो नवोदय विद्यालय भी चला रही है, केंद्रीय विद्यालय भी चला रही है, और इसी तरह से हुकूमत जो है वो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन चला रही है और टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन भी चला रही है। तो स्कीमें भी काम कर रही हैं और साथ साथ इंस्टीट्यूशन भी काम कर रहे हैं। और उसमें जो है इम्पोर्टेंट चीज जो बजट पढ़ने वाले हैं या जिनको मतलब सरकार के साथ रिकमेंड करना है कुछ भी पॉलिसी आस्क या सजेशन, तो उसमें हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारे यहाँ जो है 3 तरह की स्कीमें प्रिवेलेंट हैं। अगर आप स्टेट में रह रहे हैं तो आपको स्टेट बजट अगर देखना है तो वहाँ पे एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जैसे हमने समग्र शिक्षा का नाम लिया आपको, तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उसमें 60 मतलब पैसे जो है 1 रुपए में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, बाकी 40 पैसे जो है स्टेट देता है। लेकिन उसके अपोजिट स्कीमें भी हैं कि जो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे पे चलती हैं, जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज। तो मतलब ऐसी इस तरह से जो है मतलब कैटेगरी है स्कीमों की, और फिर स्टेट्स जो है अपने स्टेट स्कीम चलाते हैं। अब यहाँ पे देखने की बात है कि जो मतलब क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना या जो माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें या स्किलिंग की बात करें, तो उसमें स्टेट्स भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं और सेंटर भी अपना रोल प्ले कर रहा है। लेकिन आमतौर से अगर देखा जाए तो ज्यादा सक्सेसफुल स्कीमें स्टेट्स की होती हैं, इसलिए कि उनका उसी जोग्राफिकल एरिया में काम करना है, उनका डिपेंडेंस सेंटर पे नहीं है, तो उनको अपनी स्कीम इंप्लीमेंट करने में ज्यादा आसानी होती है, उसकी मॉनिटरिंग भी आसानी से हो जाती है। लेकिन क्योंकि स्टेट्स के पास उतने पैसे नहीं है तो वो लोग काफी डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम में। और उसके अलावा ये भी है कि जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बहुत बड़ी बड़ी है, तो स्टेट्स गवर्नमेंट को उसमें शेयर देना पड़ता है, तो उनके पास भी खुद की स्कीम बनाने के पैसे नहीं होते। तो ये भी एक चैलेंज है जो मैंने आपसे जिक्र किया। अब आते हैं, बात करते हैं कि ओवरऑल एजुकेशन के बारे में। अभी सादत भी कुछ शेयर करेंगे आपसे, लेकिन मैं ब्रीफली जो है ये बात करूंगा कि हमारा एक सवाल ये होना चाहिए कि क्या हम ये माने कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। तो हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं और प्राइवेट रन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, कम्युनिटी रन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। अब ये देखने की जरूरत है कि अभी फिलहाल जो है वो लोगों का डिमांड क्या है। तो ये जाहिर है कि जो एलिमेंट्री लेवल का इनरोलमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है गवर्नमेंट स्कूलों में रिडक्शन हो रहा है और प्राइवेट स्कूलों में ये इनरोलमेंट इंक्रीज कर रहा है। तो एक बड़ा चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट स्कूलों में क्वालिटी का इशू है, गवर्नेंस का इशू है, अभी भी बेसिक फैसिलिटीज़ का इशू है। तो इसीलिए लोग मूव कर रहे हैं। मतलब इवन क्वालिटी की जब बात आती है तो इंग्लिश एजुकेशन काफ़ी डिमांड में होता है, तो वो भी एक चीज़ है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी प्राइवेट स्कूल में अच्छी होती हैं, तो वो भी एक मतलब लोगों का डिमांड है। तो इस तरह से मतलब लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इस सिलसिले में हम अगर बात करें कि जो माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशन है या इन जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये माना जाता है कि माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशन में भी अगर आप देखें तो उसमें क्वालिटी नहीं है। लोग जो अपने बच्चों को दूसरे नॉन माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशन में नहीं भेज पा रहे हैं, वही मौजूद में यहाँ भेज रहे हैं। इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूलों की बात करें। गवर्नमेंट स्कूलों में अभी भी बच्चे ज्यादा इनरोल हैं। आप मेजर स्टेट्स में जाएंगे तो मेजर स्टेट्स में अगर आप यूपी, बिहार, मतलब पूरा आप नॉर्थ ले लें,
तो अभी भी बच्चे काफी ज्यादा मतलब माइनॉरिटीज के इनरोल्ड हैं। और हम जब बात एडवोकेसी कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हमारे अंदर ऐसी स्किल होना चाहिए कि हम ओवरऑल एडवोकेसी की बात करें, पहली चीज, फिर उसको स्पेसिफिक करें और माइनॉरिटी मतलब कम्युनिटी के बारे में बात करें, दलित कम्युनिटी के बारे में बात करें, या SC STs के बारे में बात करें, जेंडर के बारे में बात करें, लेकिन हमारा अप्रोच होलिस्टिक होना चाहिए। उस सिलसिले में अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स की बात करें तो अभी सादत में बात करेंगे RTE के बारे में, या ये जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके मतलब क्वालिटी वाले इशू को लेके। लेकिन मेरा मानना ये है कि एजुकेशन फाइनेंसिंग जो होना चाहिए था ओवरऑल वो हुआ नहीं, और जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं की जा सकी पिछले मतलब आप 50 सालों से ही ले लें तो वो हो नहीं पाया। अब रहा मामला ये कि उसका फॉल आउट जाहिर सी बात है कि पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। मतलब फाइनेंसिंग इज वन ऑफ दी मतलब फैक्टर बिहाइंड लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये हम बिल्कुल मान के चलते हैं। रहा ये कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें अब अगर आप बात करें तो सर्वे बताते हैं कि वही बच्चे पढ़ रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे काफी ज्यादा हैं। तो क्या जो कैडर है वो ये कोशिश करेगा कि जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उसमें काम करे, वहाँ पे लोकल लेवल पे अगर काम करना है। समग्र शिक्षा अभियान एक बड़ा व्हीकल है राइट टू एजुकेशन का, और NEP का हिस्सा है। उसमें सबसे नीचे लेवल पे 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि जो स्कूल का मैनेजमेंट है, जो हमारा प्राइवेट मतलब यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो उसके और मतलब जो हेडमास्टर हैं उनके लिए एक मतलब ग्रांट दिया जाता है कि वो उसको खर्च करें, और उसको स्कूल कंपोजिट ग्रांट बोलते हैं। तो स्कूल स्कूल कंपोजिट ग्रांट कैसे यूज हो रहा है, वो कितना फायदा स्कूलों को दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, क्वालिटी को लेके, उसमें TLE TLM भी है, और बेसिक जो है वॉश फैसिलिटीज को लेकर के, इसलिए कि ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है और क्वालिटी का हिस्सा है। तो उसमें हमारे लोगों की कितनी समझदारी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा समग्र शिक्षा अभियान को देखा जाए, लेकिन स्कूल कंपोजिट ग्रांट को देखा जाए कम से कम, कि उसके पैसे कैसे खर्च हो रहे हैं, उसमें कितना इनएडिक्वेसी है और कितनी उसमें और जरूरत है, कुछ स्कूलों को लेकर के देखा जाए। जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है उसमें यह है कि अभी भी वो जो है बहुत कम है पैसा, वो जो मतलब अभी दिया जा रहा है कंपोजिट स्कूल ग्रांट को लेकर के। फिर उन स्कूलों में जो ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग का इशू है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी को लिंक करने के लिए। क्या वो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड ले पा रहे हैं, या मतलब उसमें कुछ हमें मॉनिटरिंग या एडवोकेसी की जरूरत है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके डाइट से। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या ट्रेनिंग के जो मतलब पैसे हैं वो कम है क्या। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम वो 2 कंपोनेंट पे अगर हम बात करें तो काफी यूजफुल होगा शॉर्ट टर्म में। फिर हम आते हैं कि हमारे माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशन में, तो जो अपना एक्सपीरियंस है, और मैं खुद एक मतलब एक इंस्टीट्यूशन का मतलब मैनेजर हूँ एक इंटर कॉलेज का, तो मेरा खुद का तजर्बा ये है कि जो हमारे टीचर्स हैं वो अनट्रेंड हैं, और उनको राउंड द ईयर ट्रेनिंग नहीं मिलती, पैसे तो उनको वैसे भी कम मिलते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन नहीं है, और मतलब उनको कहीं से हम बाहर से लिंक भी नहीं कर पा रहे हैं कि ताकि उनको लगे कि हाँ वो आने वाले दिनों में कुछ अच्छा बेहतर कर सकते हैं फ्यूचर को लेकर के। तो मतलब एक तरह से वो वहां पे बंधे हुए हैं। वहां पे जो है अगर आप बात करें प्राइवेट स्कूल्स में, तो गवर्नमेंट एफर्ट्स को लेकर के कि मतलब गवर्नमेंट्स वहां पे भी इनको टीचर्स ट्रेनिंग के लिए चाहे डाइट से जोड़े, चाहे कोई और तरीका अपनाए, कोई मैकेनिज्म बनाए, कोई स्कीम शुरू करे इस चीज को लेकर के, और कोशिश करे कि जो है मतलब प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर हैं, माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशन हो या नॉन माइनॉरिटी रन हो, उनकी ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है, उनका कैपेसिटेशन की सख्त जरूरत है। उसके अलावा फिर एक और चीज है कि इन प्राइवेट स्कूल्स में कैरियर काउंसलिंग, कैरियर गाइडेंस की जरूरत है, जो कि गवर्नमेंट स्कूलों में भी उतनी जरूरत है। तो ये मतलब एक लोकल लेवल का मामला है, लोकल लेवल इशू है। अब रहा मामला ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अगर आप देखें तो मतलब माइनॉरिटी एरियाज में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पे आप पहले से जानते होंगे कि मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम काम कर रहा था, और वो अब नाम बदल करके उसका रख दिया गया है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। ये एक इम्पोर्टेंट स्कीम है जो कि माइनॉरिटी एरियाज में हॉस्टल्स बनाने की बात करती है, स्कूल बनाने की बात करती है ये स्कीम, और उसके अलावा जो ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की बात करती है। तो MSDP एक इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसमें स्टेट भी शामिल है।
स्टेट गवर्नमेंट भी शामिल है। अगर हमारे पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है ग्राउंड लेवल का कि एमएसडीपी क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, तो वो एक मतलब ऑनगोइंग रनिंग स्कीम है, और वो माइनॉरिटी कंसिडर्ड ब्लॉक्स, टाउन्स, हेडक्वार्टर्स, इनको फोकस कर रहा है। अगर उस पर हम कुछ सजेशन दे पाए तो काफी अच्छा होगा, इसलिए कि ये स्कीम डिक्लाइनिंग फेज में है। जो पिछले 2-3 साल का बजट एनालिसिस में ज्यादा मतलब नंबर्स पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि उसका कोई फायदा नहीं है बहुत ज्यादा बता के। तो ये स्कीम जो है काफी डिक्लाइनिंग फेज में चल रही है, और आमतौर से स्कीमें 5 साल के लिए अप्रूव होती हैं। मुझे लगता है कि 25-26 के बाद इस स्कीम का क्या फ्यूचर होगा हमें कुछ पता नहीं है। तो एक मतलब माइनॉरिटी अफेयर्स के जरिए ये स्कीम की जा रही है। स्टेट्स में ये स्कीम ऑलरेडी काम कर रही है, और उसके अलावा फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि जैसे तनवीर साहब ने कहा कि एक्सक्लूसिव माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस मतलब स्कूल्स, तो उसमें जो है एमएसडीपी उसका एक हिस्सा हो सकता है। स्टेट्स हो सकता है इंटरेस्ट ना ले, लेकिन हम स्टेट से बोले कि मतलब आप भी उसमें शेयर दे रहे हैं, तो क्यों ना जो है हमारे लिए रेजिडेंशियल स्कूल बनाने की बात करें हम एमएसडीपी के जरिए। मतलब स्टेट्स भी उसको एफर्ट्स दे कि उसमें ज़्यादा जो है फोकस इस बात के लिए करें कि वो कम से कम कुछ रेजिडेंशियल स्कूल खोलें एमएसडीपी के थ्रू। तो एक सजेशन ये हो सकता है। रहा मामला स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, और उसमें स्टेट्स भी जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और सेंटर भी अपना रोल प्ले कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीमें हैं वो किसी वजह से 2 सालों से ऑलमोस्ट क्लोज्ड हैं। तो चाहे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात हो या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात हो, हमें जो है अगर एडवोकेसी एफर्ट्स करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे मतलब जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक का ओपन नहीं हो रहा है वेबसाइट पे पिछले 2 सेशन से, उसको हम कैसे जो है उसके लिए एडवोकेसी कर पाए, कैसे हम जो है एफर्ट्स दे पाए कि पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक, उसके अलावा जो और स्कीमें हैं, मेरिट कम है, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन ऑलरेडी एक बड़ा चैलेंज हुआ कि उसके तहत बेगम हजरत महल स्कीम चलती थी, उसको बंद कर दिया गया। हम जैसे बात कर रहे थे कि माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशन को इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए कोई स्कीम होनी चाहिए थी, वो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन कर रहा था, उसके बंद होने से एक बड़ा सेटबैक ये भी है। क्या हम ऐसा कुछ कोशिश कर सकते हैं कि स्टेट लेवल पे भी ऐसी कोई जो है मतलब कोशिश हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जैसे मौलाना आज़ाद फाउंडेशन कर रहा था, तो एसपी मतलब उस उसको मतलब हम लोग आगे रिवाइव कर पाए। जैसे मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम बेसिकली एक तरह से क्वालिटी एजुकेशन के लिए ही काम कर रहा था, और उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था। लेकिन उसको बंद करने की वजह से ऑब्वियस है कि जो मदरसाज हैं वो अब मॉडर्न सब्जेक्ट के लिए इतना पेमेंट शायद ना कर पाए। तो एक बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि जो टीचर पढ़ा रहे थे कई सालों से, अब वहाँ पे वो सब्जेक्ट मतलब पढ़ाने में पढ़ा सकते हैं, टीचर लोग हायर करेंगे, लेकिन उनके लिए चैलेंजेस आएंगे। एक सजेशन, इंपॉर्टेंट सजेशन है ये। तो इस तरह से करके अगर आप बात करें स्किलिंग की, तो स्किलिंग को लेकर के भी मतलब स्कूलों में एक अवेयरनेस प्रोग्राम, और उसके अलावा कुछ जो स्किल डेवलपमेंट इंडिया के स्कीम्स हैं उसमें कुछ कवरेज हो सकता है, जिसके बारे में बात की जा सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इससे पहले ये काम कर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने एक स्कीम जो है मर्ज करके कई सारी स्कीमों को एक स्कीम शुरू किया जिसको पीएम विकास बोलते हैं। उसके बारे में जानकारी दी जा सकती है, उसमें स्किल कंपोनेंट है कुछ जो उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो वही है कि कई सारी स्कीमों में हमने अभी भी इम्प्लीमेंटेशन नीचे लेवल पे जाके देखा नहीं है, तो हमारे पास वो एक्सपीरियंसेस भी नहीं है कि वो नीचे कैसे काम कर रहे हैं, वो गाइडलाइंस वहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के मेरा मानना यही है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो ऑलरेडी स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स हैं उनको एक बार रिविजिट करें, उस पर बात करें, और उनमें गैप्स देखें क्विकली, मतलब हफ्ता 10 दिन 15 दिन ले करके जो भी टीम है जो स्टेट्स में काम कर रही है, अगर हम थोड़ा उसका असेसमेंट कर लें क्विकली, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम का थोड़ा असेसमेंट कर लें, तो उससे हमें बेटर होगा कि हम कुछ अच्छा जो है सब्सटेंटिव और एविडेंस बेस्ड जो है सजेशन दे पाएंगे। अदरवाइज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीमें आपको सबको पता है कि काफ़ी चैलेंजेस हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रही है। आपको मैंने बताया जन विकास कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ओवरऑल बजट जो 1-1.5-2 साल पहले हुआ करता था 5,000 से करोड़ करोड़ से ऊपर, वो 3,000 करोड़ के आसपास आ गया। स्टेट्स में जैसे वेस्ट बंगाल है या तेलंगाना है या आंध्रा है,
या कर्नाटका है, तो यहाँ पे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट मतलब एलोकेशन कर रहे हैं, सब्सटेंटिव एलोकेशन कर रहे हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन हमें उसकी सूरत हाल नहीं पता है कि उनके यूटिलाइजेशन का क्या सिचुएशन है, वो मतलब उसमें क्या गैप्स हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ तो हम डिस्कशन कर लें, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर हमको एक अच्छा जो है मतलब सजेशन देना है तो बेटर ये होगा कि कुछ मतलब बेसिक रिसर्च, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद स्टेट लेवल कंसल्टेशन करना चाहिए कि स्टेट्स में तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग एनजीओज या जो कम्युनिटी लेवल के लोग हैं या जो मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं, एक ओवरऑल जो सिविल सोसाइटी है वो क्या सोच रही है स्टेट्स को लेकर के। सेंट्रल लेवल पे तो सजेशन देना आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे काफी मतलब एक तरह से देखा जाए तो सरकार एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच अपना रही है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को लेकर के, और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो क्लोज भी हो जाए या उसको किसी कहीं मर्ज कर दिया जाए। अगर शायद गवर्नमेंट मेजोरिटी में होती तो वो कर चुकी होती। तो यहाँ के मतलब यूनियन लेवल के लिए तो उतना बड़ा चैलेंज नहीं है मतलब सजेशन देना और इंगेज करना मिनिस्ट्री को या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। लेकिन अगर हम बात करें स्टेट लेवल पे, तो स्टेट लेवल पे हमें थोड़ा और फर्दर कंसल्टेशन करना चाहिए। और जो हमारे इश्यूज हैं, खासतौर से जो तीनों इश्यूज हैं हमारे, क्वालिटी एजुकेशन को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या जो स्किलिंग को लेके, वहां पे ऑलरेडी स्टेट्स में स्कीम्स क्या है और फिर उसी स्टेट बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम क्या है, उनकी क्या सूरत हाल है, उस पे हमें उनका कम से कम 2-3 साल का असेसमेंट करना चाहिए। और फिर उसके बाद एक कंसल्टेशन करना चाहिए कि भाई ये सूरत हाल है, आप लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं, नई स्कीम की बात करना चाहते हैं तो वो नई स्कीम क्या होंगी, अगर हमारी जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसमें हम क्या एक्सपेंशन करवाना चाह रहे हैं, बेनिफिशरीज कितने कम हैं, बजट क्या कम है। तो ये सारे चैलेंजेस हमें स्टेट लेवल पे थोड़ा एक डिस्कशन करने के बाद फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं अभी क्विकली, क्योंकि ये कंसल्टेशन है तो मैंने इश्यूज फ्लैग किए हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें सबको सजेशन भी देना चाहिए मतलब। तो आप सादत जो है मतलब जो भी इनके मतलब आइडियाज हैं वो शेयर करें, एंड देन मुझे लग रहा है कि जो भी यहाँ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपना नजरिया बताएं कि वो कितना वेल इक्विप्ड हैं जा करके बजट एडवोकेसी करने के लिए, फर्दर वो मतलब वहाँ के जो बजट है उसको देखने के लिए, और आने वाले 10-15 दिनों के अंदर कुछ कंसल्टेशन प्लान करके फिर अच्छा सा एक मतलब पॉलिसी आस्क डॉक्यूमेंट बना के और जाके मतलब रेलिवेंट जो भी बजट डिवीजन है फाइनेंस डिपार्टमेंट में उनसे बात करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ज़मींदारा ने मरकज़ी तालीमी बोर्ड और दीगर साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करना चाह रहा था, तो चूंकि मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, खैर तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि जैसा कि जावेद साहब ने जो जिस पॉइंट पे एंड किया है, वो पॉइंट ये है कि मतलब हम लोग अगर अपने स्टेट में और अपने मतलब जिस भी कैपेसिटी के लेवल पर अगर हम काम करना चाहते हैं, कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो मेरे इस प्रेजेंटेशन में मैं ये कोशिश करूँगा कि किन पैरामीटर्स पर आप वो काम करें। और मैं एक यानी प्रैक्टिकली आप कैसे कर सकते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स, चूँकि एक 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 ये जो है एक टेक्निकल चीज़ है बजट, जिसके अंदर यानी एक एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ में इसको एंगेज करने की ज़रूरत है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ये है कि मतलब पूरा जो प्रोसेस है यानी बजट के अंदर, जिसके अंदर यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक पूरा जो कॉन्सेप्ट्स है उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, बजट बजट के पूरे प्रोसेस और इम्प्लीमेंटेशन में। पॉलिटिकल साइंस जो साइंस के जो कॉन्सेप्ट हैं और ख़ास करके जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में बजट का क्या रिलेवेंस है, और कॉन्स्टिट्यूशन उसको कैसे वैलिडेट करता है बजट को फॉर्म करने में, और एक एक पार्लियामेंट का उसमें क्या रोल रहता है। एक दूसरी चीज़ पॉलिटिकल साइंस। तीसरी चीज़ ये है कि हम एक यानी एजुकेशनल अप्रोच को देखना चाहते हैं, एजुकेशनल एरियाज़ को देखना चाहते हैं कि एजुकेशनल एरियाज़ में पब्लिक स्पेंडिंग क्या है, उस वो क्या नतीजे निकाल रहे हैं। तो वहाँ पर एक एक एजुकेशनल जो एजुकेशनल स्टडीज़ का जो एक ये है फ्रेमवर्क है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस उन उन उस लेंस से देखने की ज़रूरत है।
हम यानी मतलब सोशल सेक्टर में मार्जिनलाइज सेक्शंस की बात करेंगे, उनके उन पर स्टेट कितना सीरियसली इन्वेस्ट कर रही है उसको हम देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर एक सोशोलॉजिकल अप्रोच के साथ में इस बजट को देखने की ज़रूरत है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है काफ़ी टेक्निकल हो जाता है। इस वजह से मैं आपके सामने कुछ सजेशंस रखूँगा कि जिनको सामने रख के आप अपना यानी जो सजेशंस यहाँ देना चाहते हैं या आगे कंसल्टेशन करना चाहते हैं या स्टेट के लेवल पर आप कुछ एडवोकेसी का काम करना चाहते हैं, इन पैरामीटर्स का आप ख्याल रख सकते हैं। पहली यानी मतलब जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उनमें आपको 3 चीज़ों का लिहाज़ रखना होगा। पहली चीज़ नीड्स है, दूसरे जो है डिमांड्स हैं और तीसरा एस्पिरेशंस हैं। नीड्स यानी नीड्स क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर आप अपने घर का भी बजट आप बनाते हैं, तो एक सिंपल मिसाल आप देना चाहें तो उसमें ये है कि यानी घर घर की यानी अपनी एक इकोनॉमी होगी। घर वहाँ पर यानी जो यानी हाउसहोल्ड में एक फर्द होगा, उस पूरे घर को लीड करेगा और उस घर बनेगा। मिसाल करिए कि मतलब आपके घर में टोटल जो है 5 फैमिली मेंबर्स हैं, हस्बैंड, वाइफ और बच्चों को मिलाकर। और समझो कि अगले साल में यानी आपके अगले जो फाइनेंशियल ईयर में एक और मेंबर का एडिशन हो जाता है, तो आपके नीड्स जो है वहाँ पर बढ़ जाती हैं और जिसके चलते आपके पास जो है 6 मेंबर्स यानी मतलब फैमिली का एक्सपेंशन हो रहा है। एक तो एक इन टर्म्स ऑफ नंबर। दूसरा ये है कि मतलब आपका घर में एक्चुअली नए कमरे आ रहे हैं और वहाँ पर एसी, फ्रिज और टीवी या और भी जो मटेरियल्स हो सकते हैं, एसेट्स हो सकते हैं, उसमें ऐड हो रहे हैं। तो उन वो जैसे-जैसे यानी मतलब आपका घर का सिस्टम एक्सपैंड होता जाएगा, उस हिसाब से आपके नीड्स जो है बढ़ते रहेंगे। तो एजुकेशन बजट में भी हम यही देखें कि नीड्स में यानी एजुकेशन सिस्टम का यानी स्कूल एजुकेशन सिस्टम से लेकर हायर एजुकेशन का वो जिस तरह से एक्सपैंड होता जा रहा है, उस हिसाब से आपके जो नीड्स हैं वो रिविज़िट होंगी और आपका जो जो बजट है वो इस हिसाब से बढ़ेगा। यानी कोठारी कमीशन 1964-66 में आई थी और उसने कहा था कि इतना परसेंट यानी 6% जीएनपी का एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। 1964-66 से लेकर अभी तक आप हायर एजुकेशन में आप देखें या स्कूल एजुकेशन में देखें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसके अंदर स्कूल, कॉलेजेस जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं, नंबर ऑफ टीचर्स है, नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ है, ये भी वो जो है एक्सपैंड हुआ है। और दूसरा ये है कि आपके जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहाँ पर आप देखते हैं कि इनका एक्सपेंशन के चलते जो है उस बिल्डिंग का वॉल्यूम भी यानी मतलब बढ़ता जाता है और ओवरऑल जो पूरा एजुकेशन का सेटअप है मतलब टॉप लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर स्कूल और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर लोकल लेवल ब्लॉक लेवल तक भी आप देखें, तो जो आपका यानी मतलब एजुकेशन सिस्टम को जो लोग चला रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और जितना मतलब पॉलिटिकल सिस्टम है, वो उस सिस्टम का भी यानी मतलब एक्सपेंशन हुआ है। उस हिसाब से भी आपको देखना है कि मतलब आप जब एजुकेशन के लिए आप कुछ डिमांड कर रहे हैं तो किस हैसियत से आपके स्टेट में एजुकेशन सिस्टम एक्सपैंड हुआ है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ। तो ये इस नंबर को सामने रखते हुए भी आप अपना डिमांड को वहाँ पर रखेंगे। दूसरा जो है यानी मतलब आपके यानी मतलब डिमांड्स डिमांड्स में जो है यानी जो वेरियस जो स्टेक होल्डर्स होंगे एजुकेशन से रिलेटेड, माइनॉरिटीज़ हो सकते हैं, एससी, एसटी, ओबीसीज़ हो सकती है, उनके क्या डिमांड्स हैं, वो क्या चाहते हैं इस बार स्कॉलरशिप चाह रहे हैं या डिफरेंट एक सपोर्ट सिस्टम कोचिंग इंस्टीट्यूट चाह रहे हैं, क्या एग्ज़ैक्टली वो चाह रहे हैं, उस हिसाब से भी आपके यानी वो डिमांड उन डिमांड्स को सामने रखकर भी आप जो जो यानी बजट एडवोकेसी के लिए जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें आप डिसाइड करेंगे। तीसरा है एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस जो है वो ख़ास करके मुल्क के एस्पिरेशन, स्टेट के एस्पिरेशन होंगी, जिसके अंदर हम मेजरली जो नए जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हो सकते हैं, एजुकेशन विज़न हो सकता है मुल्क का, उनको हम सामने रखेंगे। और 3 लेवल ऑफ आप इवैल्यूएशन करें इसका, यानी मतलब एक्जिस्टिंग जो बजट जो ट्रेंड्स हैं पिछले 4 साल, 5 साल के, उन ट्रेंड्स को आप इवैल्यूएट करने में 3 चीज़ों का आपको लिहाज़ रखना होगा। एक तो ये है कि टोटल बजट का ओवरऑल शेयर आपको देखना है आपके स्टेट का, यानी आपके पूरे स्टेट के टोटल बजट में से कितना परसेंट है जो एजुकेशन में जा रहा है।
तो आपको वहाँ पर एक स्टैंडर्ड परसेंटेज फिक्स करके डिमांड करना होगा कि मतलब हाँ हमको यानी टोटल जो एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर का इतना हिस्सा जो है एजुकेशन में चाहिए, माइनॉरिटीज़ के लिए चाहिए, SC ST OBCs के लिए चाहिए, वो परसेंटेज आपको डिटरमाइन करना होगा। और उसके लिए आपको सपोर्टिंग के लिए आपको लिटरेचर देखना होगा कि अगर कोई 10% कह रहा है तो वो 10% क्यों कह रहा है। स्टेट लेवल पे अगर कोई 20% कह रहा है तो 20% का डिमांड किस बेसिस पे कर रहे हैं, वो बेसिस को भी आपको उनका उस कंसल्टेशन डिटरमाइन करना होगा। तीसरा है दूसरा जो लेवल है इवैल्यूएशन का, वो जीडीपी में कितना शेयर खर्च कर रहे हैं, यानी मतलब सेंट्रल लेवल पर हम जीडीपी को देखते हैं और स्टेट लेवल पर जो जीएसडीपी होता है, ग्रॉस जो स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट जो वैल्यू होता है, उस वैल्यू के हिसाब से आपको वो शेयर डिटरमाइन करना होगा। अब इसमें एक स्टैंडर्ड डिमांड है जो एनईपी 2020 का भी है कि वो 6% ऑफ जीडीपी, तो वो यानी मतलब आप अपने जीएसडीपी में भी उस यानी एग्जैक्ट जो परसेंटेज है उस परसेंटेज को अपने इवैल्यूएशन में सामने रख सकते हैं पैरामीटर के, क्या वाकई में 6% जीएसडीपी का खर्च हो रहा है नहीं खर्च हो रहा है। अब चूंकि जो है सेंटर में एक डिफेंस का बहुत बड़ा खर्च होता है जो स्टेट में नहीं होता है, तो क्या जीएसडीपी में खर्च जो है 6% से भी ज्यादा हो सकता है, उसका भी आपको अंदाजा लगाना होगा। वो कंसल्टेशन वगैरह में बहुत साइंटिफिक तरीके से उसको इवेलुएट करके आपका जो है डिमांड जो है सेट करना होगा। तो या एटलीस्ट जो है हम ये बोले कि मिनिमम स्लैब जो है 6% हो, जो एनईपी 2020 कहता है। और तीसरा लेवल ऑफ इवैल्यूएशन जो है एजुकेशन से रिलेटेड जितने स्कीम्स हैं उन स्कीम्स का यानी मतलब जितना ट्रेंड है वो उस ट्रेंड को इवैल्यूएट करें, और हर स्कीम से रिलेटेड कुछ अगर आपके पास केस स्टडीज हैं, उन केस स्टडीज के हवाले से आप जो है एडवोकेसी का काम करें। तो हम एक्चुअली यानी आपको यानी कुछ चीज़ें आपको समझने में आसानी हो इस सिलसिले में यानी मैंने जो आपके सामने पहले जो 3 पॉइंट्स बताए हैं कि नीड्स, डिमांड्स, एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस में जैसा एजुकेशन पॉलिसी है रिसेंट एक 2020 की, हम कोशिश ये करते हैं कि मतलब हमारे पास क्या टारगेट्स जो है एनईपी 2020 हमारे सामने रखता है। एनईपी 2020 जो है कुछ टारगेट्स रखता है, उन टारगेट्स को हम हमारे मतलब कंसल्टेशन में हमारा जब बजट को लेकर जो भी हम डिमांड हम बना रहे हैं, जो भी हम चाहते हैं, तो उसमें इन टारगेट्स को अपने जहन में रखें। पहली चीज़ तो है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बाय 2030, यानी ईसीसी के आपके स्टेट में क्या हाल है उस हिसाब से आप देखें, इवेलुएट करें। और दूसरी जो चीज़ है फाउंडेशन यानी इंश्योरिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को सामने रखें और देखें कि मतलब आपके यहाँ पर स्कूल लेवल पर क्लास 5th और क्लास 7th क्लास 9th में क्या लर्निंग लेवल्स हैं लिटरेसी और न्यूमरेसी के हिसाब यानी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के हिसाब से किस स्टेज पे हैं, उस हिसाब से आपको उसको इम्प्रूव करने के लिए आपके क्या डिमांड्स हो सकते हैं। तीसरा जो है होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, इसको यानी मतलब इसका प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, क्या आपका बजट डॉक्यूमेंट इस बारे में कुछ बात भी करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का या स्टेट लेवल पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का। तो अगर नहीं करता है तो वो एनईपी में वो होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात वो क्यों कह रहा है, ये क्वेश्चन वहाँ पर होना चाहिए। रिवाइज्ड करिकुलम स्ट्रक्चर, और उसके बाद में एम्फोसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन, promotion of Indian language, technology integration, promotion of research and innovation, increase gross enrollment rate by 50% by 2035, और आखिर में जो है 6% ऑफ जीडीपी। ये कुछ टारगेट्स हैं, रफ जो टारगेट्स जो मैं आइडेंटिफाई कर सका एनईपी के डॉक्यूमेंट से। और आप उस डॉक्यूमेंट को और बारीकी से देखें और क्या टारगेट्स हो सकते हैं जिनको हम सामने रखकर हमारे डिमांड को सरकार के सामने, चूंकि ये सरकार की अपनी पॉलिसी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड पॉलिसी है और बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा किया गया है, इस पर बात हुई है। और तो अगर सरकार इतना मतलब इस पॉलिसी को सपोर्ट कर रही है, तो क्या ये जो टारगेट ये पॉलिसी सेट कर रही है कि वाकई में ये टारगेट को लेकर बजट डॉक्यूमेंट सीरियस है या नहीं है, एक लेवल पे ये। दूसरी जो चीज़ ये है कि मतलब हमारे सामने एक और काम है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल वाला गोल है। तो एसडीजी में ये टोटल जो है 17 गोल्स हैं, उनमें से गोल नंबर 4 है क्वालिटी एजुकेशन, यानी 2030 तक हमारा मुल्क एक अंडर सिग्नेटरी, ये कंपलसरी नहीं है लेकिन ये
एक हमारा एक एस्पिरेशन है, एम्बिशन है कि एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो ये भी एक्चुअली हमारा जो एस्पिरेशन है, यानी जो तीसरा पॉइंट मैंने बताया था नीति के साथ साथ में, इसको भी आप सामने रखें। तो इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ये इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक स्कीम है, वो नेशनल एजुकेशन मिशन के तौर पर भी उसको कहते हैं, और जिसको हम जो है समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जानते हैं। तो समग्र शिक्षा अभियान को हम देखें, उसका बजट क्या है, उसको कंपेयर करें केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में जो बजट अलोकेट होता है, और उसमें आप देखें कि यानी मतलब समग्र शिक्षा अभियान का जो बजट है वो जाएगा, जो जितने मतलब नॉर्मल जो स्कूल्स होते हैं, जहाँ सरकारी स्कूल्स होते हैं जहाँ पर हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, वही केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर जो है बैकग्राउंड के बच्चे वहाँ पर आते हैं। लेकिन क्या सरकार जो है केवीज को जितना, यानी मतलब जितने बच्चे हैं उस हिसाब से उस तनासुब से जितना पैसा खर्च कर रही है, क्या वही तनासुब समग्र शिक्षा अभियान के तहत आने वाले स्कूलों पे सरकार खर्च कर रही है, नहीं खर्च कर रही है? इस पे यानी एस्पिरेशंस की बुनियाद पर आप एक पैरामीटर को सामने रखते इवेलुएट कर सकते हैं। एक और जो स्लाइड थी, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मुझे यानी स्क्रीन का शेयर करने का यहाँ पर मौका नहीं है, और क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखा रहा है स्क्रीन शेयरिंग का। तो टोटल जो है सेंट्रल लेवल पर यानी सीबीजीए ने इसको आइडेंटिफाई किया था, 40 मिनिस्ट्री ऐसी हैं, मिनिस्ट्रीज जहाँ जहाँ से मतलब जो है एजुकेशन या एजुकेशन से अलाइड जो रिलेटेड जो एरियाज में जो है बजट अलोकेट किया जाता है। तो आप अपने स्टेट लेवल पर ये आइडेंटिफाई करना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, यानी मतलब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इनके अलावा और कौन कौन से मिनिस्ट्रीज हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वो एजुकेशन पे खर्च करते हैं। तो इस एक आइडेंटिफिकेशन का एक एक्सरसाइज भी हमको करना है। और नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हमने बताने की कोशिश की कि मतलब जैसा जो जीडी, एक और एग्जांपल के जरिए से, जहां पर हमने देखा कि एक पहला लेवल होता है कि टोटल परसेंटेज, यानी टोटल एक्सपेंडिचर का परसेंटेज, कितना परसेंटेज एजुकेशन पे जा रहा है, एजुकेशन का शेयर टोटल एक्सपेंडिचर में। दूसरा लेवल का इवेल्युएशन ये होता है कि मतलब एनईपी ने 6% ऑफ जीडीपी बोला है, तो यहाँ पर कितना खर्च हो रहा है। तो एक एक और जो सीबीजीए ने स्टडी करके हमारे सामने ये बताया है कि मतलब ओवरऑल जो स्पेंडिंग है, जहां पर स्टेट और सेंटर का दोनों का अगर मिलाते हैं, तो जीडीपी का जो है अराउंड 4.4% के अराउंड जो है क्या कहते हैं एजुकेशन में स्पेंड हो रहा है, यानी मतलब 6% बहुत दूर की बात। और इसमें भी अगर देखा जाए तो सिर्फ यूनियन यानी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही हम बजट को देखें तो वो सिर्फ जो है 0.42% ऑफ जीडीपी है। यानी मतलब यानी 6% 6% ऑफ जीडीपी है, वो बहुत ही लंबा उसका सफर तय करना पड़ेगा। तो यहाँ हम यानी मतलब अगर हमारा एक एडवोकेसी डॉक्यूमेंट बनता है तो वहाँ पर हम इस बात को हाईलाइट करें, एक एक्चुअली करंट जो गवर्नमेंट है सेंटर में, उनका एक बहुत ही सेलिब्रेटेड पॉलिसी है, और वो जो है 6% ऑफ जीडीपी एनईपी का कहता है कि मतलब इतना हम एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेट और सेंटर का मिलाने के बावजूद भी वो 4.5% भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो और 6% ऑफ जीडीपी पे एक और सवाल ये भी होना चाहिए कि अपने एडवोकेसी डॉक्यूमेंट पे, ये तो 1964-66 कोठारी कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था। अब कोठारी कमीशन के आने के बाद में अब तक एजुकेशन सिस्टम जो है काफी यानी मतलब बड़े लेवल पर जो है एक्सपैंड हुआ है। तो यानी मतलब हमारे नीड्स बढ़ चुके हैं, उन नीड्स को बताते हुए जो है आपको ये डिमांड करना है कि 6% भी हमारे लिए एक्चुअली नाकाफी होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी 6% भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक और स्लाइड है परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर का, जो आपको मतलब अपने स्टेट का इस तरह का आप ग्राफ बनाकर आप शेयर कर सकते हैं, जहां पर मैंने 2019-20 से लेकर 2023-24 का 5 साल का बजट का इवेल्युएशन किया स्कूल और हायर एजुकेशन में, यानी टोटल बजट का कितना खर्च हो रहा है। यानी इन टोटल अगर देखेंगे इस ग्राफ में आप 2019-20 में टोटली जो है टोटल एक्सपेंडिचर का एजुकेशन पे यानी स्कूल और हायर एजुकेशन मिलाकर 3.4% था 2019-20 में, और जो 2023-24 में घटकर 2.5% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन। अगर वही हम स्कूल और हायर का सेपरेट उसको हम करके देखें तो 2019-20 में स्कूल एजुकेशन में 2.03% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर खर्च होता था, जो गिरकर जो है 2023-24 में 1.53%। और वही हायर एजुकेशन का 1.38% था 2019-20 में, जो गिर के 0.98%
यानी पिछले बार आपने आर्टिकल्स देखा होगा, सेंटर का जब बजट आया था, ये बताया गया था कि टोटल जो अमाउंट है स्कूल यानी मतलब वो एजुकेशन पे यानी पिछले साल जितना अलोकेट किया गया था, इस बार उससे थोड़ा ज्यादा एलोकेट हो रहा है। लोगों ने कहा कि एजुकेशन पे अलोकेशन बढ़ा है, लेकिन अगर हम उसको हम यानी टोटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करके देखेंगे तो पता चलेगा कि यानी मतलब जो एजुकेशन पे अलोकेशन जो बढ़ा है वो कम है बिलमुकाबिल जो टोटल जो बजट है उसके वॉल्यूम को अगर हम उसका साथ यानी तनासुब निकालेंगे, तो वो अगर आपको पता करना है, वो परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, उसी से आपको पता चलेगा कि क्या वाकई में पिछले 4-5 सालों में ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है यानी मतलब उसका कितना परसेंटेज एजुकेशन पे खर्च हो रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक और जो कंसर्न था कि मतलब एनईपी 2020 की एक खास बात है कि बहुत ही मतलब अप्रिसिएबल है, वो ये है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में हम देखते थे कि पहले आंगनवाड़ी जो है बच्चों को एंगेज करते थे, वहां पर हमारा मिशन जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट पे होता था, ईसीडी हो मेजर होता था, जहाँ जहाँ हम लोग जो है बच्चे का न्यूट्रिशन गोल हम अचीव करना चाहते थे आंगनवाड़ी के जरिए से। लेकिन उसमें जो है ईसीई वाला जो कंपोनेंट होता था यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वाला, वो कंपोनेंट कहीं ना कहीं इग्नोर रहता था। वो इस वजह से कि जो आशा वर्कर बच्चों को एंगेज करते थे, वो यानी मतलब उनके पास वो टीचिंग लर्निंग वाला यानी ट्रेनिंग उनके पास होती नहीं थी। न्यूट्रिशन वाला उनके पास मतलब हेल्थ वाला एस्पेक्ट वो कवर कर पाते थे, वो मतलब बच्चों को खिलौने थमा देते थे और बच्चे और खिलौने वो मतलब अल्लाह के हवाले हो जाए, ऐसे ऐसी हालत होती थी। यानी मतलब खिलौनों को कैसे एंगेज किया जाए, कैसे मतलब बच्चे का ओवरऑल यानी मतलब ग्रॉस मोटर फाइन मोटर स्किल जो है डेवलप हो, वो बच्चे का ओवरऑल यानी मतलब डेवलपमेंट हो, इस तरह का एक अप्रोच नहीं था। एनईपी की खास बात यह है कि उसने जो है ईसीसीई पे बात की है, अर्ली चाइल्डहुड के साथ साथ में उसने कहा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की। लेकिन हम अगर वही हम यहाँ पर ये एक हमारा पॉलिसी एस्पिरेशन है, और उस पॉलिसी एस्पिरेशन को रियलिटी के साथ में हम कंपेयर करके देखेंगे कि वाकई में ये पॉलिसी आने के बाद भी सरकार क्या उतना सीरियस है। तो अगेन सेव द चिल्ड्रन और सीबीजीए की एक रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक उन्होंने एक कैलकुलेट करके बताया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को 2030 तक हम यूनिवर्सलाइज करना चाहते हैं। लेकिन यह है कि यानी उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि the total resources requirement to provide universal quality early childhood care and education services to all the children in the 3 to 6 year age group would be in the range of 1.5 to 2.2% of the GDP। यानी जो एग्जिस्टिंग हमारी जो नीड्स हैं, जैसा मैंने पहला पॉइंट कहा नीड्स, वो उस यानी मतलब हमारे ईसीसी के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, वहां जितने बच्चे पार्टिसिपेट 3 to 6 उसको सामने रखकर अगर देखेंगे तो 1.5 से यानी 2.2% जीडीपी का उसमें खर्च करने की जरूरत है। करंट स्पेंडिंग क्या है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुल्क की, वो 0.1% ऑफ द जीडीपी है। तो आपके सामने मैंने एक ग्राफ बना के प्रेजेंट करने की कोशिश की थी, और उसमें मैंने ये डेटा दिया था कि परसेंटेज ऑफ टोटल बजट एक्सपेंडिचर ऑन सक्षम सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 इन द लास्ट 5 years। 2019-20 से पोषण 2.0 में क्या खर्चा है, ये इंफॉर्मेशन आपको मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट का जो बजट जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगा। 2019-20 में टोटल एक्सपेंडिचर का 0.85 था, जो गिर के 0.46% ऑफ टोटल बजट हो गया है। तो मतलब हम लोगों को अगर मतलब इन शॉर्ट ये एग्जांपल्स आपके सामने बताकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम जब एडवोकेसी डॉक्यूमेंट बताते हैं तो हमारे सामने इन 3 चीज़ों का ख्याल रखें कि नीड्स हमारा क्या मतलब एजुकेशन सिस्टम का वॉल्यूम है, उसके नीड्स क्या हैं, और दूसरी जो चीज़ है वो हमारे डिमांड्स यानी जो वेरियस जो स्टेक होल्डर्स है उनके डिमांड्स क्या हो सकते हैं, और तीसरी जो चीज़ है वो यानी मतलब हमारे यानी मतलब मुल्क के क्या एस्पिरेशंस हैं एजुकेशन को लेकर और एजुकेशन सिस्टम को लेकर, वो आपको एजुकेशन पॉलिसी पॉलिसी के अंदर अगर बात खंगालेंगे तो वहाँ चीज़ें मिल जाएंगी। और फाइनली मैं इस बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि 3 लेवल ऑफ इवेल्युएशन होना चाहिए। पहला ओवरऑल शेयर ऑफ एजुकेशन इन द टोटल बजट, दूसरा शेयर इन द जीडीपी, जीडीपी में क्या शेयर है, तीसरा जो है स्कीम वाइज इवेल्युएशन, जो अलग अलग एरियाज है सेक्टर्स हैं एजुकेशन के अंदर भी, उसको जो है बारीकी से इवेल्युएट किया जाए, क्या करंट ट्रेंड्स हैं, क्या उसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं।
तो इसके साथ ही हम लोग फर्दर देखते हैं, डिस्कशन करते हैं, कुछ चीज़ें अगर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो उस पर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादत साहब। अब मैं क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन खोल रहा हूँ। जिन भी पार्टिसिपेंट के कोई सवाल है आज जो सेशन जो प्रेजेंटेशन दिया है तो प्लीज पूछिए आप लोग। मैं सिर्फ आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आपने सही वक्त पर सही तरह की मीटिंग रखी है, जिससे हमें एक नई ताकत मिली इस एडवोकेसी डॉक्यूमेंट्स बनाने में। मैं ये अर्ज़ कर दूं कि हमारे यहाँ पहले से बजट कमेटी कायम है हमारे शोबे में, और उसमें एक तरीके से नई जान डालने का मौका मिलेगा। मैं जावेद साहब की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा। उन्होंने मगरबी बंगाल, तेलंगाना और कर्नाटका का नाम लिया। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि उसमें बिहार का नाम भी जोड़ लें। यहाँ माशाअल्लाह इस सिलसिले में काफ़ी काम हुआ है। अभी पिछले दिनों हमारे सीएम ने माइनॉरिटीज़ हॉस्टल का इनॉग्रेशन किया है, और प्री और पोस्ट जो स्कॉलरशिप है मुस्लिमों के लिए वो पहले से अवेलेबल है। एक्चुअली मसला है सिर्फ उसके कैसे उसको अवेल किया जाए, उस सिलसिले में लोगों को मालूमात नहीं है। मैं अभी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। अभी स्कूल ग्रांट की बात कर रहे थे, कंपोजिट स्कूल ग्रांट की, वो सब आए हुए हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाना है उसको गांव के लोगों को पता ही नहीं, उसके सिलसिले में जानते ही नहीं है। और उसका जो खुद बुर्द होता है उसकी मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं है, करप्शन मामला है। सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल हैं। आपने जो बात की कि अगर बजट पेश हो जाए उसके बाद भी मौका है, ये एक नई जानकारी थी। और चीज़ों की मैं सिर्फ शुक्रिया कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बातें रही आप लोगों की। फरीद भाई बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम अपनी नौयत का एक बहुत मुनफरिद और बहुत मालूमात अफजा प्रोग्राम था। जी जी। और इसमें जो हम लोगों को बहुत सारी चीजें जो अब तक भी ऐसा कहना चाहिए बजट के मुतालिक और खासतौर से उसमें एजुकेशन पर्सपेक्टिव को लेके जो चीजें क्लियर हुई हैं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये पूरा कौमी बजट है, तो इसमें रियासती एतबार से जो बजट की तश्कील फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होती है, उसमें हम लोग क्या इनपुट दे सकते हैं, ये नंबर एक बात है। और नंबर दो ये जो है, इसमें जावेद आलम साहब ने जो तफसील बताई एजुकेशन की जो 3 पिलर्स हैं, तो क्या ये बजट का एलोकेशन भी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए होता है, जैसे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट वगैरह? और तीसरी अहम बात है जो मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन विकास योजना या प्रधानमंत्री इस तरीके की जो योजनाएं हैं, तो उन योजनाओं का जो एलोकेशन है वो मरकजी तौर पे होता है या रियासत का उसमें कुछ अलग से कुछ से होता है? तो अगर ये थोड़ा सा खुलासा हो जाए तो बेहतर है मेरे ख्याल से। जी, हमारे जो दो आपके सवाल जो थे वो बहुत वैलिड हैं कि जो समग्र शिक्षा है जो पूरी तरह से स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट होता है, तो उसमें बहुत सारे सब कंपोनेंट हैं। तो अगर आप एक बार वो डॉक्यूमेंट देखें तो ये सारे जो है वो मतलब अलग अलग कंपोनेंट में मेंशन होते हैं। जो मतलब एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिले के लेवल पे, जिसे हम एनुअल वर्क प्लान एंड बजट कहते हैं, वो पूरी तरह से स्कूल से इंटीग्रेटेड होता है, स्कूल से ही डिमांड जाता है। तो अलग अलग एक्टिविटी वाइज जो है वो मतलब उसमें बजट को क्लासिफाई किया जाता है, हेड वाइज जो है उसको डाला जाता है। एक और सवाल जो आपने किया था कि जो पीएम जन विकास कार्यक्रम है, तो वो ब्लॉक लेवल पे इम्प्लीमेंट हो, कंसर्नेड ब्लॉक्स में उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो उसमें जो है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, एजुकेशन का है या हेल्थ का है या स्किल डेवलपमेंट का है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कीम होता है जनरल स्कीम, उसी के नॉर्म्स के हिसाब से स्टेट को भी पे करना होता है। तो स्टेट उसमें काफी हद तक उनकी हिस्सेदारी है। और रहा मामला ये कि उसकी जानकारी को लेकर के, तो आमतौर से अगर जिला माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं तो उनसे हमें जानकारी वहाँ लोकल लेवल पे मिल जाती है कि मतलब वो कौन सी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चला रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम जिले में जा करके जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर है उससे बात करें, समग्र शिक्षा अभियान जो प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे भी हमें वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। आरटीआई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों तरीके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी रहनुमाई की। मेरा ये कहना है कि मोहतरम ने जो जानकारियां दी वो बेहतर है, और हम थोड़ा सा झारखंड से भी उसको रिलेट कर रहे थे। चूंकि स्कॉलरशिप वगैरह का मामला है, चूंकि हम लोग खुद एक इंचार्ज के हैसियत से देख रहे हैं, तो स्कॉलरशिप वगैरह जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक की बात आपने कही,
तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह चल भी रहा है, जो गवर्नमेंट स्कूल है वो। और स्कॉलरशिप का जो मामला है, चूंकि झारखंड स्टेट का एक सिर्फ मशवरा हमको चाहिए था कि चूंकि यहाँ पे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर तो हैं, लेकिन चूंकि स्कॉलरशिप जो है वे जो है वो इसको मर्ज कर दिया है SC ST जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि चूंकि हमारे यहाँ बहुत जगह तो मदरसा बोर्ड वगैरह भी नहीं है या माइनॉरिटी स्कूल वगैरह के लिए अलग से स्कीम्स नहीं है, चूंकि जो चीजें हैं वो समझिए कि SC ST जो विभाग है उससे लेना पड़ता है। तो हम इस सिलसिले में झारखंड में इसके लिए क्या कोशिश करें कि माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर को इस तरह के अधिकार मिल जाए। मुझे लग रहा है कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम माइनॉरिटीज अवेल कर रहे हैं, वो कोई भी नोडल डिपार्टमेंट हो, अगर अवेल करने में कोई दिक्कत नहीं है और अगर ऐसा लगता है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन अलग से नहीं देना पड़ रहा है, सबका सेम है, कोई मतलब अलग से चैलेंजेस नहीं है, अवेल करने में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इस पे एडवोकेसी करने की ज़रूरत नहीं है कि माइनॉरिटी वेलफेयर ही रन करे। वो डिपार्टमेंटल मसला है, एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। और अगर कुछ ऐसे मतलब चीज़ें कि जो अच्छी रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है या एक्सेस लेवल में प्रॉब्लम है, अवेल करने में प्रॉब्लम है, देन उस पे जाया जाए। तो मुझे पहले तो यही लगता है कि ये चीज़ पहले देखी जाए कि चैलेंजेस क्या है। सही कह रहे हैं जावेद साहब, हमारे यहाँ भी SC ST और OBC से जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आती इससे। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे आपका बिल्कुल, मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा वजाहत चाहता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी तक तो चूंकि देखिए गवर्नमेंट का मसला होता है कि बहुत जो फेवरेबल गवर्नमेंट होता है तो वहां तक तो जैसे अभी है, मान लीजिए कि वो तो ठीक है, वो स्कीम्स मिल जा रहा है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कई तरह के स्कूल्स हैं, एक तो जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं जो डायरेक्ट जो है ना एफिलिएटेड जो है वो होता है, वो गवर्नमेंट स्कूल में तो इस तरह की स्कीम में किसी तरह का वो कहिए कि वो जो है ना मामला नहीं होता है कि तमाम लोगों को उसमें मिलता है। लेकिन चूंकि बहुत से माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, वहां पे इस तरह के स्कीम्स जो है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो उस सिलसिले में चूंकि कभी कभी ये जरूरत भी महसूस होता है। दूसरी बात आपने ये भी कही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेटअप का मामला होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे इस तरह की पैसे जो है ना नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ हर साल जो SDP होता है, जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान, तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान में जो होता क्या है कि जो स्टूडेंट जो स्ट्रेंथ के हिसाब से तो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन इससे जो वंचित हो जाते हैं जो क्या नाम है नॉन गवर्नमेंट जो माइनॉरिटी जो स्कूल है जो एफिलिएटेड है, और वहां पे इस तरह के स्कीम्स इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि शायद इसकी जरूरत हो सकती है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इजाजत दे तो मैं कुछ कहूँ सर। जी जी आप अपना नाम बताएं, किसी ने कुछ कहा है अभी? अभी डॉक्टर सरफराज आलम साहब ने SDP की बात कही। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मौलाना आजाद माइनॉरिटी स्कीम के तहत जो स्कूल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो फंड दिया जा रहा था, वो एलोकेशन उसका बिल्कुल उसी तरीके से वापस से शुरू हुआ है। और अब ये नई सरकार बनने से पहले उसको ऐलान करके 2 लाख की जो रकम थी, जो सालाना 5 साल तक मिलती थी अक़लियती इदारों को, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया। तो अभी उसका GR भी आया है, उसका गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी आया है और उस तरीके से काम भी उसमें हो रहा है। तो उसमें जरूरत इस बात की होती है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्लान है वो बिल्कुल जो जिन खतूत पे वो मांगा गया है गवर्नमेंट में प्रपोजल सबमिट करने के लिए, उन खतूत पे दिया जाए। गवर्नमेंट सर्टिफाइड वेंडर्स हो, सारे आपके डॉक्यूमेंट स्कूल के ताल्लुक से, इदारे के ताल्लुक से और इंतजामिया के ताल्लुक से मुकम्मल हो, तो कोई ज्यादा उसमें कठिनाई होती नहीं। और एक उनका साफ सुथरा प्रोसेस है, वो आप कलेक्टर ऑफिस में जमा करते हैं और वहां से फंड का एलोकेशन होता है। ऐसा अब तक की प्रैक्टिस है। तो मैं नहीं समझता कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान के लिए जो पैसे मुख्तस किए जाते हैं माइनॉरिटी बजट में, तो उसमें कोई दिक्कत आती है। अब तक तो ऐसा यहाँ महाराष्ट्र में तो ऐसा कुछ वो रिकॉर्ड है नहीं। मेरे ख्याल से जिन खतूत पे यहाँ काम हो रहा है, बिल्कुल उन्हीं खतूत पे वहाँ झारखंड में भी हो रहा होगा। तो आप जरा सा वहाँ का जो अक़लियती शोबा या जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, वहाँ अगर मालूमात लें या वहां से अगर कोई नोडल ऑफिसर जैसे जावेद भाई ने कहा अभी, उस तरीके से बात करें तो मेरे ख्याल से शायद ज्यादा आसानी हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। आपका शुक्रिया आरिफ साहब पॉइंट ऐड करने के लिए। और किसी साथियों को कोई सवाल है? एक आखिरी सवाल ले सकते हैं, लास्ट एक अगर।
मुझे लग रहा है कि जो जी। आरिफ साहब ने बताया वो एक यूनिक स्कीम है जो महाराष्ट्र के लिए ही है और अच्छा। बाकी जो है जगहों पे नहीं है और इसको स्टडी करना चाहिए सारे लोगों को कि वो स्कीम कैसे दूसरे और स्टेट्स में शुरू की जा सके। बिल्कुल जी बिल्कुल आपने सही कहा। नहीं, उसके लिए डॉक्टर जावेद साहब, आरिफ साहब, ये काम एक होमवर्क ये करने की जरूरत है कि जी महाराष्ट्र में कोई एक यूनिक स्कीम है, हम्म, तो क्या वो यूनिक स्कीम जो है मतलब बाय एंड लार्ज बेनिफिट हुआ है लोगों को, इस पर एक साइंटिफिक स्टडी हो और उस साइंटिफिक स्टडी को जो है सरफराज साहब को बताया जाए कि आप झारखंड में हैं, हमारे पास ऐसी एक स्कीम चलती है, उसका ये इम्पैक्ट है। हम्म, मैं काउंटर कर सकता हूँ ना कि आरिफ साहब जो कह रहे हैं कि वो परसेप्शन है, वो स्कीम बहुत बेकार है, मैं ऐसा कह हम्म, सकता हूँ, क्लेम कर सकता हूँ ना, लेकिन हम्म, सरफराज आरिफ साहब के पास क्या बेसिस है कि मतलब जो स्कीम हम्म, आप बता रहे हैं कि वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही सक्सेसफुल है। महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है। हम्म। जी उसमें वो जो स्कीम है मौलाना आजाद माइनॉरिटी फंड डेवलपमेंट के तहत से जो चीज है अकलियतें हैं हमारे यहाँ, उसमें मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, इन सभी के इंतजामिया के लिए वो खुला हुआ है और वो साल में एक मरतबा वो उसके नोटिफिकेशन आता है, उसके तहत आपको उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि भाई आप स्कूल में क्या करना चाहते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करना चाहते हैं, फर्नीचर परचेस करना चाहते हैं, कंप्यूटर सेंटर का एनलार्जमेंट करना चाहते हैं या न्यू स्टैब्लिश करना चाहते हैं, किचन बनाना चाहते हैं, बच्चों के लिए टॉयलेट्स बनाना चाहते हैं, गर्ल्स के लिए बाथरूम टॉयलेट की फैसिलिटी करना चाहते हैं, तो वो उनकी कुछ कैटेगरीज हैं और उस कैटेगरीज में वो फंड मिलता है और आज से नहीं, मेरे ख्याल से तकरीबन 5-6 साल से मिल रहा है या उससे भी शायद पहले से मिल रहा है। पहले 2 लाख था और 5 साल तक के लिए वो वादा करते हैं कि किसी भी इदारे को वो 5 साल तक कंटिन्यूअस देंगे, उसके बाद वो ब्रेक करेंगे, फिर उसका जायजा लेंगे। और ये कई स्कूलों को महाराष्ट्र में अकलियती जो स्कूल है मुस्लिम माइनॉरिटीज के अलावा पारसी, जैन, दूध पारसी सबको मिला है और उन लोगों ने अपना अच्छा डेवलपमेंट का काम किया है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज्यादा उसमें होता है क्योंकि वो बड़ी रकम रहती है, रंग रोगन है, ये बड़े किचन है बनाना है, तो उसमें होता है। खुद हमारी स्कूलों में भी, जो जिस स्कूल से मैं वापस था उस स्कूल में भी आया है, काफी दिनों तक आया है और अभी उसको 2 लाख को 10 लाख किया है, तो अभी उसका GR आ गया है, अभी नेक्स्ट ईयर से शायद वो भी इम्प्लीमेंट हो, लेकिन उसमें कुछ शर्तें ज्यादा कड़ी हैं और सख्त हैं। ये आरिफ साहब आपका परसेप्शन है ना, आपके अपने स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं। महाराष्ट्र बहुत जी बड़ा बिल्कुल। स्टेट है, वहाँ हाँ पर हाँ। कई स्कूल्स हैं, तो ये परसेप्शन पे बेस पर हमारा कोई मतलब एक एडवोकेसी डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता है, मैं ये कहना चाह रहा था। अच्छी तो बात है। आप यानी नहीं। मतलब जो है कि महाराष्ट्र की जो स्टेट तालीमी बोर्ड है, ये एक एक्सरसाइज ये हम्म, कराएं कि ये एक हम्म, पर्टिकुलर स्कीम है, बहुत ही एक फ्लैगशिप स्कीम है माइनॉरिटी हम्म, डिपार्टमेंट की, हम्म, तो क्या जी। वाकई में इस मतलब है कि आप पूरा मतलब सैंपल डिजाइन करें, स्टडी डिजाइन करें और ये इवेलुएट कराएं कि मतलब क्या वाकई में ये स्कीम जो है जनरल हम्म, लेवल पर बहुत ही कारामद रही है स्कीम, एक साइंटिफिक स्टडी हो महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, अपनी हमारे हल्के की सतह पर इसको बिल्कुल मॉनिटर किया जा सकता मैं अपने दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया है। अदा करता हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और इतनी सारी बातें बताई बजट के ऊपर। जी अब मैं सैयद तनवीर अहमद सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आज का कंक्लूडिंग रिमार्क्स करें। सैयद तनवीर अहमद सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दोनों एक्सपर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़ी शॉर्ट नोटिस में इस प्रोग्राम में शिरकत की और अपने बेहतरीन प्रेजेंटेशंस के ज़रिए पार्टिसिपेंट को एक राह दिखाई। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे स्टेट बोर्ड्स इसी लाइन पर अपने अपने स्टेट में कंसल्टेशन के प्रोग्राम रखेंगे। उन कंसल्टेशन के प्रोग्राम में अगर डॉक्टर जावेद साहब या डॉक्टर सादत साहब से आप इस्तेफादा करना चाहते हैं, उनसे बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो हम उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके स्टेट के प्रोग्रामों में शिरकत फरमाएं। इस प्रोग्राम के बाद अब हमारे काम का आगाज होता है। जो रहनुमाई और गाइडलाइंस और जो प्रोग्राम इन दोनों ने हमें दिया है, इंशाअल्लाह हम उसको करना चाहिए। अगर हम सारे बजट का भी जायजा नहीं ले सकते तो चंद चीजें सेलेक्ट करें, जैसा कि अभी बात आई महाराष्ट्र के हवाले से, तो एक दो
स्कीम्स को लें, उसका इम्पैक्ट एनालिसिस करें और उसकी रिपोर्टें पेश करें। हमारे पास इस तरह डेटा जमा करना, डेटा की स्टडी करना, ये कल्चर बहुत कम है, जबकि अब मौजूदा ज़माना सारे का सारा डेटा पर बेस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी के बाद तो इंफॉर्मेशन ही है जो पूरी दुनिया को रूल करेगी और पूरी दुनिया को चलाएगी। आपके पास डेटा होगा, डेटा लिटरेसी होगी, डेटा एनालिटिक्स होगी, तो फिर आप रूल करेंगे। हम इस मामले में बड़े कमज़ोर हैं। हम डेटा के बजाय परसेप्शन की बात करते हैं, डेटा के बजाय हम रेटोरिक्स पर जाते हैं, डेटा के बजाय हम दास्तानें सुनाने लगते हैं और चाहते हैं कि हमारे काम हो जाएं। तो बहरहाल बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। इंशाअल्लाह हम आपके इनपुट्स के ज़रिए एक डॉक्यूमेंट तैयार करके मरकज़ी हुकूमत को देने की कोशिश करेंगे। दो इट इज़ टू अर्ली, हमारे पास कोई साइंटिफिक इस तरह का डेटा और स्टडी मौजूद नहीं है जिसके आधार पे हम कुछ सजेशन दे सकें। बहरहाल कुछ तो बिगिनिंग की जा सकती है। After this program, inshallah, we will consult with Mr. Sadat and Javed Alam Sahab. If possible, we request Dr. Sadat Sahab to prepare a small proposal kind of thing, and we would like to present it to the Union Ministry. तो ये इंशाल्लाह करेंगे। आप तमाम का फिर एक बार शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम इस प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी डिस्कशंस हुआ है और आपको जो भी प्री वर्क करना है, आप उस पर प्लीज काम करना शुरू कर दें। तो उसके बेसिस पे इंशाल्लाह फिर हम अगला नेक्स्ट सेशन करेंगे इसके ऊपर। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।